Hello everyone, welcome on Biology Village. And guys, today we are going to discuss 20 next very important question जो कि आपके डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स और क्रोमोसोमल एब्रीविएशन से रिलेटेड है गाइस। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 16 सीरीज़ 1 एंड इसमें हम देखते हैं विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द हीमोफीलिया ए एंड कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर बिलोंग्स टू। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये दोनों टॉपिक कल का जो मैंने पढ़ाया था और आज का, अभी एक दो लेक्चर और इस पे आएंगे जेनेटिक्स में। और आपका क्वेश्चन का आपको जो एग्जाम में मिलने का पूरा 99% चांस है कि इन 3-4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे जेनेटिक्स के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, केवल आइडेंटिफाई करना होता है या फिर उसके जो होते हैं डिसएबनॉर्मलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज में होता क्या है। तो जैसा कि आप देखते हैं हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर बिलोंग टू। हीमोफीलिया तो वेरी कॉमन कि ब्लड का जो थक्का होता है वो नहीं जम पाता। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब जो पेशेंट होता है नॉट आइडेंटिफाई टू ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। आपने पढ़ा होगा 11th-12th में कि जो ड्राइवर वगैरह ऐसे लोग नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो जब डिफरेंस नहीं कर पाते कलर में, तो इस तरीके की जो कुछ जॉब्स होती हैं उन्हें नहीं मिल पाती हैं। इसी तरीके से हीमोफीलिया आपने देखा होगा, इसमें जो होता है ब्लड का जो कलेक्टिंग होती है कि 2 से 13 मिनट में हो जाता है नॉर्मली, बट नहीं हो पाता है। तो ये जो बीमारियां होती है इनकी जो डिसऑर्डर होता है ये बिलोंग्स टू, मतलब किन क्रोमोसोम पे इनके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो ये आएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कहने का मतलब है जो हमारा एक सिस्टम होता है 22+X बाई पेयर के फॉर्म में, तो 44 ये हो गए और आपका 4 ये हो गए, ठीक है। 2 मतलब एक पेयर, तो 46 इस तरीके से। तो इनके जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं वो हमारे एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। एक्स क्रोमोसोम का मतलब हुआ अभी ऑटोसोम में भी एक्स है और आपका सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स है, बट यहाँ पे ये बात नहीं करिए, यहाँ पे बात केवल एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब इनके जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्सप्रेस बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। जब रेयर हो जाते हैं तब फिर वो डिजीज दिखाई देने लगती है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। कहने का मतलब आपको जो हमने कल लेक्चर बताया था, पहला क्वेश्चन था कि जो मोस्टली इस तरीके की जो बीमारियाँ डिसऑर्डर्स होते हैं वो रिसेसिव के फॉर्म में होते हैं। एपीयर कम होती है मगर उनके कैरियर, हमारे जो पेरेंट्स हैं हम लोग खुद, उनके कैरियर हो सकते हैं। उनका एपीयर होना एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है और एपीयर होने के बाद मतलब एक बहुत ही भयानक, जिसे कहना चाहिए जेनेटिक डिजीज़ का प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। तो जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है और वो भी रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब उसके एक्सप्रेस होने के लिए चांसेस कम होते हैं। अगर बहुत ही रेयर केस में आपने देखा होगा, ऐसी बीमारियां लोगों को देखने को मिलती हैं कि हज़ारों लाखों में कहीं सुना जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि हीमोफीलिया है किसी को कलर ब्लाइंडनेस है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात करते हैं क्रिसमस डिजीज इज ए कॉमन नेम ऑफ। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन है कि क्रिसमस डिजीज किसे कहते हैं। जो हमने आपको डिजीज बताई थी अभी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखो ये सभी जो है आपकी एक्स लिंक्ड है चारों। हम एक तो क्वेश्चन ये आपको बता दे रहे हैं, अभी आगे क्वेश्चन भी बनाया है। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पूछना है क्रिसमस डिजीज जो है इन्हीं में से किसी एक डिजीज का कॉमन नेम है, तो वो आपका हीमोफीलिया का कॉमन नेम है। कहने का मतलब अगर हम फैमिली ट्री बनाएं, हीमोफीलिया की वंशागति को देखें किसी फैमिली में, किसी खानदान में, तो क्रिसमस टाइप का ट्री बन के चला आता है। मतलब ऊपर से एक लोगों में था, फिर इस तरीके से बढ़ता है, फिर इस तरीके से बढ़ता है, फिर इस तरीके से बढ़ता है, इस तरीके से बढ़ता। तो इसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्रिसमस ट्री कैसा होता है, देखिए इस तरीके से होता है कोन लाइक। मतलब पहले एक ही पेरेंट को थी, फिर उन्होंने अपनी पूरी जनरेशन फैला दी, फिर उन्होंने अपनी जनरेशन फैला दी, तो क्या बन गया, क्रिसमस ट्री बन गया ना। इसीलिए हीमोफीलिया को हम क्रिसमस ट्री बीमारी भी कहते हैं, क्रिसमस ट्री डिजीज भी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने क्या बताया था कि अभी आपको जो हमने क्वेश्चन बताए वो सब एक ही कैटेगरी के हैं। कैसे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इनमें जितने भी हैं ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन से नहीं है ये पहचानना है। इमेज ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। देखो एक आइडिया हो जाएगा कि इसने अगर ना भी बताया किस परिप्रेक्ष्य में, किस रेस्पेक्ट में ये ऑड वन की बात कर रहा है, तो हमें खुद आइडिया करना होगा कि ऑड वन का मतलब हीमोफीलिया देखिए एक्स पे होता है क्रोमोसोम, कलर ब्लाइंडनेस का भी एक्स पे होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी एक्स पे होता है और रिसेसिव होता है, और एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया का भी आपका एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होता है और वो भी रिसेसिव होता है। बट एकार्डी जो होता है इसका जो जीन होता है वो आपका एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, एक्स लिंक डोमिनेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एकार्डी सिंड्रोम ये एक्स लिंक तो है बट ये डोमिनेंट कंडीशन का जीन है, ना कि रिसेसिव का। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया थर्ड का ई।
तो ये ऑड वन है। बाकी जो है एक्स क्रोमोसोम पे सभी के प्रेजेंट है, मगर ये सब 4 जो है शुरू वाले इनका एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जबकि एकार्डी सिंड्रोम जो होता है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। इतना सा ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, इन विच फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर बिलोंग टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा है। अब हमने आपको बता दिया कि देखिए इसमें इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है सिंपल, उसमें पूछा कि कौन सा नहीं है, कौन सा ऑड वन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ई। कैसे करके देखिए, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एंड्रोजेनेटिक एलोपिया, ये चारों डिजीज गाइस जो है आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इनका जो ट्रांसफर होता है पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रिसेसिव जीन की फॉर्म में होता है। कहने का मतलब इनके अपीयर होने के चांसेस बहुत होते हैं मोस्टली, मतलब कहने का मतलब ये बीमारियां जो होती हैं इनके जीन कैरियर की फॉर्म में हमारे जो पॉपुलेशन होती है ह्यूमन पॉपुलेशन उसमें मूव करते रहते हैं। अपीयरेंस बहुत कम होता है, मतलब कोई पर्सन हमें बहुत रेयर केस में दिखाई देता है जिससे हम कहते हैं कि इसे हीमोफीलिया है, इसे कलर ब्लाइंडनेस है, या इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपिया है। बट होता क्या है, जीन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास जीन्स होते हैं इनके एक्स लिंक्ड रिसेसिव फॉर्म में, बट अपीयरेंस कम होता है। अपीयरेंस का मतलब इनकी मार्फोलॉजिकल जो फिनोटाइप अफेक्टेड की, मतलब हम दूर से पहचान लें कि ये बंदा जो है आपका इसे हीमोफीलिया है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जबकि इनकी जो जीन्स होती है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, हमारी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग मूव करते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, अपीयर बहुत रेयर केसेस में होते हैं। तो ये चारों बीमारियां जो हैं, चारों जो सिंड्रोम्स हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एंड्रोजेनेटिक एलोपिया, ये सभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन मतलब एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइज, करेक्ट आंसर आपका ये। ना क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग बाई लिंक्ड पैटर्न। देखिए बाई लिंक्ड पैटर्न की बात बोली, अभी हमने जो बताया था एक जो एकार्डी वो आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट था। अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही रेयर बाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब रिस्पॉन्सिबल जीन जो है बाई लिंक्ड क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो। अब इसने ये नहीं बताया कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। देखिए बाई तो एक ही होता है, ठीक है, इस पर प्रेजेंट होने का मतलब 100% डोमिनेंट, जबकि एक्स 2 होते हैं। अगर इस पे एक्स पे कोई प्रॉब्लम आ गया और इस पे नहीं है तब ये रिसेसिव कहलाएगा। इसके लिए दोनों में होने के लिए डोमिनेंट होना चाहिए, जबकि बाई क्रोमोसोम एक ही होता है। इसका मतलब अगर इस पे अफेक्ट है तो वो आपका 100% डोमिनेंट ही होगा कोई, क्योंकि बाई क्रोमोसोम एक ही होता है पूरे सिस्टम में, वो भी मेल के पास होता है, फीमेल के पास तो होता ही नहीं है। तो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग बाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न, इसका मतलब ये हुआ कि इस बाई क्रोमोसोम पे ये जीन जो प्रेजेंट है वो डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है। चाहे एक ही प्रेजेंट होगा, एक तो होगा ही, और बाई क्रोमोसोम एक ही है, तो इसे किसी दूसरे से पार्टनरशिप करने की जरूरत ही नहीं है कि हम डोमिनेंट बने हम रिसेसिव बने। बाई इफेक्ट का मतलब हुआ बाई डोमिनेंट, ये ध्यान रखें आप। अब इसमें बाई लिंक्ड इनहेरिटेंस आपका मेल स्टेरिलिटी, जैसे होता नहीं कि जो बांझपन होता है वो किससे होता है, लड़के की तरफ से होता है, तो बाई लिंक्ड होता है ये। इसके अलावा गंजापन जो आपने देखा होगा फीमेल में कतई नहीं होता, ना के बराबर, जबकि मेल में गंजे जो आजकल बहुत ज़्यादा गंजे लोग दिखाई देते हैं बाल्डनी से बोलते हैं गंजापन। अब यहाँ पे कन्फ्यूज मत होता, हेयरलेसनेस एक दूसरी चीज़ होती है कि बाल आने के बाद गिर जाने की एक समस्या होती है कुछ फैमिलीज़ में। एक होती है बाल्डनेस, कुछ लोगों की दाढ़ी मुँह से बिल्कुल निकलते नहीं हैं, ये वो चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है बाई लिंक्ड जो होता है वो आपका मेल इनफर्टिलिटी और बाल्डनेस दोनों ही आपके बाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस करेक्ट आंसर आपका सी। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लें, जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, जबकि हेयरलेसनेस जो होता है वो आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने में आप इतना डरे ना कि कंटेंट बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थ्योरी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? सेवरल जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन करेक्टराइज्ड बाय सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी टू डीएनए डैमेज एंड काज द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। कह रहा है मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ह्यूमन बींग में वो सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए, मतलब कि हमारे सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इसका क्या होता है, इससे जो होता है कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक डिजीज मोस्टली ये होता है कि जो डीएनए होता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है टू डैमेज के लिए, डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा पॉइंट है सिंस बाई क्रोमोसोम आर वेरी स्मॉल इन साइज होता है, इसलिए बाई लिंक डिसऑर्डर ओनली काज इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसलिए इस तरीके के जो डिजा होते हैं वो इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड होता है बाई मोस्टली, तो उससे इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली क्या करता है हमारी जो सेक्स पावर होती है मतलब हमारी इनफर्टिलिटी का कर देता है, एंड मे बी सरकमवेंटेड विद द हेल्प ऑफ सम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। मगर ये भी बात इसके केस में क्योंकि छोटा सा होता है तो इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं भाई, सरकम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के थ्रू इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है 4 इम्पॉर्टेंट जेनेटिक डिजीजेज इन ह्यूमंस, देखो कौन सी हैं आपकी, फाल्कोनी एनीमिया, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और एटैक्सिया टेलेंगेटेसिया और ब्लूम सिंड्रोम। ये जो हैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन में डिजीज होती हैं जो जेनेटिक डिजीज हैं, और इन्हांस द रिस्क ऑफ कैंसर। इन चारों के होने की वजह से कैंसर का आगे आगामी जो है कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
एंड सेल्स फ्राम, देखो अब इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो इन चारों बीमारी को, सेल्स फ्राम फाल्कोनी एनीमिया, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एंड एटेक्सिया टेलेंगेटेसिया पेशेंट यूनिकली सेंसिटिव टू डीएनए डैमेज। मतलब 3 डिजीज जो शुरू वाली है उनके जो पेशेंट होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो यूनिकली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से डैमेज होता है, ठीक है, बाय डीएनए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। जो डीएनए क्रॉस लिंकिंग एजेंट होते हैं जो डीएनए को भेद के पार कर जाते हैं, उनके मालिक्यूल से रिएक्शन कर लेते हैं, उन एजेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूनिकली सेंसिटिव होते हैं। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, फाइनकोनी एनीमिया और एटैक्सिया टेलेंगेटेसिया से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो यूनिकली सेंसिटिव टू डीएनए क्रॉस लिंकर एजेंट के लिए। करेक्ट आंसर गाइज आपका होता है ई। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, अपने आप में यूनिक क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की वजह से होते हैं। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है, बाकी तो न्यूक्लियस जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर ये एक बीमारी ऐसी बता रहे हैं कि एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए होता है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से होता है। क्योंकि आपको पता है सेल में एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास केवल एक ही ऐसा आर्गन है, बट अगर जनरल बात करें यूकोरियोटिक जो हमारी नेचर में, तो 2 आर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पाई जाएगी मैन में, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाई जाएंगे प्लांट में। तो प्लांट में कह सकते हैं 2 आर्गन ऐसे हैं जिनके अंदर अपना सेल्फ का डीएनए होता है, और जबकि मैन ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारी बॉडी में हम बात करें तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा आर्गन होती है कि जिसके अंदर अपना सेल्फ का डीएनए होता है अदर देन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे चूंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो केवल हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो हमारे पास होता नहीं गाइस। तो LHON इसका मतलब होता है लेवर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। समझने पूरी बात, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। LHON का मतलब होता है लेवर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज ए डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड इट्स इनहेरिटेंस फॉलो। इसका जो इनहेरिटेंस होता है मतलब ये वंशागति जो इसकी होती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है। देखिए एक सिंपल सा बात है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वैसे यूनिक इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर हम 8 में बात करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल बेस्ड डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल और माइटोकॉन्ड्रियल बेस्ड कौन सा अभी बताया, LHON इज ए माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। ऑनली फीमेल, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में है ऑनली फीमेल अफेक्टेड होती है, इसमें केवल फीमेल अफेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा जायगोट बनता है तो इधर से एग आता है फीमेल से और इधर से आपका स्पर्म आता है, तो एग सेल कंट्रीब्यूट टू माइटोकॉन्ड्रिया टू डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है। जो एग सेल होता है, एग सेल का डीएनए वही कंट्रीब्यूट करता है माइटोकॉन्ड्रिया को टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो में दोनों का होता है, मगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सपोर्ट कौन करता है, एग सेल। इट इज़ आल्सो नोन एज मैटरनल। अब माइटोकॉन्ड्रिया से जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसा होता है, क्योंकि एग से होता है, एग से, क्योंकि देखिए जब एम्ब्रियो बनता है तो फीमेल के पास क्या होती है, उसका जो एग सेल होता है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करता है माइटोकॉन्ड्रिया टू डेवलप एम्ब्रियो, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन करता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। और ये प्रॉब्लम कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कह रहा इट इज आल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि फीमेल का रोल है इसमें, तो फीमेल से जो इनहेरिटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड डी ओनली फीमेल कैन पास ऑन टू माई कंडीशन टू देयर चिल्ड्रन। इसलिए ये वाली जो प्रॉब्लम है ये केवल अपनी माता से हमें मिल सकती है, फादर से नहीं मिल सकती। ओनली फीमेल कैन पास ऑन टू कंडीशन टू देयर चिल्ड्रन। तो आपको ध्यान रखना है मैटरनल इंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनल इंटेंस को शो करता है ये प्रॉब्लम, और फीमेल ही प्रोवाइड कर सकती है अपने चिल्ड्रन को, और इसमें जो एक्सेल होता है वो कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। और LHON जो होता है वो एक टाइप का माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है। इस करेक्ट आंसर हमारा होता है ए, मतलब ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। नाउ अब देखिए फेविज्म पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब फेविज्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हम पहले बात करेंगे। पहले आप लोग एक मेरी बात सुने, जैसे हम बात करते हैं ना कि जेनेटिक प्रॉब्लम तो होती हैं, वो जेनेटिकल होती हैं, हम कुछ भी करें सही नहीं हो सकती जब तक हम जेनेटिक इंजीनियरिंग ना करवाएं। बट इसके अलावा आपने देखा एक एस्पेक्ट होता है हमारी पढ़ाई का, इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक्स को इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर डिफेक्टेड होती हैं मगर वो हम नॉर्मल दिखाई देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल जाती है कि वो जीन हमारे अंदर जो डिफेक्टेड जीन था वो एक्सप्रेस हो जाता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी पे वो प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, मतलब हमारा फिनोटाइप भी अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही पॉइंट है, फेविज्म जो है एक आपका जेनेटिक इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स है। इसमें इस डिजीज में आपको ये दिखेगा कि हमारा जीन भी खराब है और इन्वायरमेंट भी इस डिजीज के होने में कितना सपोर्ट करता है। देखिए फेविज्म मोल्डेड बाय वन आर मोर जीन्स प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर, सो इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट। मतलब ये जेनेटिक्स के अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी होता है, सो इट इज़ ए मल्टी फैक्टोरियल
ट्रेट है। बिल्कुल सही बात है। अब कैसे है देखिए, इस बीमारी में होता है क्या, इट इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिफिशियंसी, सेक्स वाले क्रोमोसोम पे होने वाला रिसेसिव डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन जो होती है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिफिशियंसी, जिसमें होता है क्या, एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे ग्लाइकोलिसिस का, आपने सुना होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, ठीक है, लिखा भी आगे नाम है। जो आरबीसीज आप देखा होगा एनर्जी मेटाबॉलिज्म की बात करता है। एनर्जी की बात कहाँ पे करते हैं, जो हमारे आरबीसीज वगैरह होते हैं उन्हें भी एनर्जी वही, क्योंकि एनर्जी तो ग्लाइकोलिसिस में बनती है, तो वही एनर्जी आरबीसीज मेटाबॉलिज्म का भी एंजाइम कह सकते हैं। नाउ इट इज़ काज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ ए स्पीसीज ऑफ बीन्स, एक तरीके की दालें होती हैं जिन्हें बिसिया फावा बोलते हैं, आपने देखा होगा, हिंदी में इसे हम बाकला बोलते हैं, ठीक है। इसके इनहेलेशन या इसके पॉलन हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो ये जो बीमारी है जिसके लिए जीन ऑलरेडी हम रखते हैं, और कैसा रखते हैं गाइस, देखिए रिसेसिव रखते हैं, मगर जब ये प्रॉब्लम हम ये वाले जो बीन्स खाते हैं तो बीन्स इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रास्यूटिकल जो होते हैं इस जीन को एक्सप्रेस होने में हेल्प करते हैं। एज रिजल्ट ऑफ दैट हमारी बॉडी पे भी ये जो प्रॉब्लम है फेविज्म ये दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब आपने देखा होगा बॉडी पे जो सफ़ेद दाग मिल जाते हैं जगह जगह पे, उसमें ये फेविज्म वही होती है, ठीक है। तो इस तरीके कुछ बिसिया फाइबर वगैरह जो ये बीन्स होती है इनमें न्यूट्रास्यूटिकल्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने सुना होगा लेग्यूम्स वेरी मच सोर्स ऑफ वेरी रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं। एंड इफ़ इन्वायरमेंटल फैक्टर एब्सेंट, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर एब्सेंट रहे तो फिनोटाइप नॉर्मल रहेगा, मतलब हमारे अंदर जीन तो रहेगा इसका, मगर हमारी बॉडी पे कोई असर दिखाई नहीं देगा। कब इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर एब्सेंट है, कौन सा, जैसे बीसीएफ फाइबर का आप खाना मतलब आपकी बॉडी में नहीं जाता, आप इसका सेवन नहीं करते हैं, या कुछ और दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं जो इन्वायरमेंटल होते हैं जो इस जीन को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन जो थी नॉर्मल रहे तो फिनोटाइप इज नॉर्मल रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जो बीमारी होती है एड्स वगैरह की, अगर उसमें एक एक्सरसाइज या फिर रेगुलरिटी सब कुछ अच्छा चलता रहे या मेडिसिन वगैरह, तो बंदा पूरी लाइफ अपनी नॉर्मल लीड कर सकता है। बट जब उसका एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सरसाइज की कमी, न्यूट्रिशन इज़ वेरी पुअर, तो वो बहुत जल्दी अपनी उम्र से जो बीमारी लगी जो 20 साल तक वो रह सकता था उससे पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है इफ़ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब है नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर एब्सेंट रहे जो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो फिनोटाइप इज नॉर्मल, मतलब बंदा के पास डायबिटीज़ या कैंसर या जो भी प्रॉब्लम है वो है, तो मगर उसे वो इतनी जल्दी उसका क्षय मतलब डैमेज नहीं हुआ होगा वो, ठीक है। तो अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपके ऊपर हावी हो गए, मतलब आपका न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और आपकी जो इंटरनल इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो आपके ऊपर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर वो हावी हो जाएंगे। कहने का मतलब जो आपके अंदर जीन प्रेजेंट है, जो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, अब वो कैसा हो जाएगा, वो एक्सप्रेस हो जाएगा। एक्सप्रेस का मतलब आपकी बॉडी पे वो प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें तो इस तरीके से सभी ई ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीजेज इन ह्यूमन, डिजीज इन ह्यूमन दिस सेल्स मॉडरेटली हाइपर सेंसिटिव टू सेवरल एजेंट काजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। देखिए हमने 4 डिजीज़ का नाम आपको बताया जो ह्यूमन में पाई जाती है, जो जेनेटिक डिजीज है। पहले उन्हें आप समझ लीजिए कौन कौन सी, फैनकोनी एनीमिया, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, अटैक्सिया टेलेंगेटेसिया और ब्लूम सिंड्रोम। अब कह रहा है कि इनमें से कौन से एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसके लिए जिस पेशेंट में वो बीमारी होती है तो उसकी सेल जो होती हैं वो मॉडरेटली हाइपर सेंसिटिव टू सीवियर एजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं होती कि उसे खतरा हो कि वो उसका जो डीएनए वो डैमेज हो जाएगा, मगर मॉडरेटली हाइपर सेंसिटिव होती है टू सेवरल एजेंट्स जो काजिज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए डैमेज। तो वो कौन सी बीमारी, एक है, सिंगल आंसर होगा गाइस, करेक्ट आंसर आपका है डी। ब्लूम सिंड्रोम के जो वो होते हैं वो मॉडरेटली मतलब काफ़ी कम उन्हें खतरा होता है कि वो किसी से प्रभावित होंगे, जबकि बाकी जो 3 डिजीज हैं आपकी फाल्कोनी, जीरोडर्मा और अटैक्सिया, इनके जो जीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो कुछ ऐसे केमिकल एजेंट के अगर कांटेक्ट में आ गए तो वो एक्सप्रेस हो जाएंगे बहुत जल्दी। और ब्लूम सिंड्रोम कहने का मतलब बहुत, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि इन 4 डिजीज में से जो फर्स्ट 3 डिजीज हैं वो बहुत जल्दी एक्सप्रेस हो सकती है हमारी बॉडी में, जबकि ब्लूम सिंड्रोम होता है मगर इसका एक्सप्रेशन का टाइम जो होता है बहुत लेट होता है, इसे बहुत ज़्यादा मॉडरेटली हाइपर सेंसिटिव होता है। ये नहीं कि बहुत जल्दी मतलब ये किसी एजेंट के थ्रू इसका डीएनए डैमेज हो जाए ऐसे पेशेंट में जो सेल के अंदर डीएनए होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, व्हाई डू मोस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस फ्रॉम रिसेसिव जीन्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बार बार अगर हम ये बात बोलें, ये पूरे लेक्चर का आज अगर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो इस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जो डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक टाइप के वो रिसेसिव ही क्यों होते हैं, वो रिसेसिव जीन के द्वारा ही क्यों मतलब मूव करते हैं, मतलब अपीयर कम होते हैं रिसेसिव जो इनके द्वारा हमारे माता पिता या हम लोग सब क्या होते हैं उनके कैरियर्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसका सिंपल सा आंसर ये गाइस, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है डी। देखिए क्या लिखा है, रिसेसिव जीन्स आर एबल टू परसिस्ट इन पॉपुलेशन अमॉन्ग कैरियर।
क्योंकि जो रिसेसिव जीन होते हैं वो हमारी पॉपुलेशन के अंदर कैरियर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो डिजीज जो होती है अंदर अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, एंड देन फिर वो पेरेंट बन गए, उनके आप स्प्रिंग मूव कर गई। अगर ये डोमिनेंट हुए तो वहीं पर डेथ हो जाएगी, बिफोर रिप्रोडक्शन, बिफोर आपकी बर्थ होने से पहले आपकी डेथ हो जाएगी अंदर या बाहर आने के बाद, मतलब बिफोर आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपकी शादी से पहले आपकी डेथ हो जाएगी अगर आप डोमिनेंट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिसेसिव जीन की फॉर्म इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये पॉपुलेशन में एज ए कैरियर की फॉर्म में परसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं। पीपल कैरिंग द लीथल डोमिनेंट डिसऑर्डर आर मोर लाइकली टू डाई व्हेन। देखिए हमने वही क्वेश्चन बना दिया कि पीपल क्राइंग कैरिंग मतलब जिनके अंदर वो जीन है कौन सा लीथल डोमिनेंट है। देखिए अब डोमिनेंट हो गया, वहाँ रिसेसिव था तो वो चलते रहते हैं हम लोग। अगर ये जीन डोमिनेंट हो गया तो कह रहे हैं जो पीपल्स हैं वो आर मोर लाइकली टू डाई, मर जाएंगे कब, व्हेन, बिफोर रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोडक्शन करने से पहले ही मर जाएंगे। कहने का मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब कि आप अडल्ट हो, अडल्ट के बाद आपकी मैरिज होती है तो बिफोर अडल्टहुड, आप अडल्टहुड पे पहुंचने से पहले मर जाते हैं अगर ये फैक्टर डोमिनेंट हो। किसी के अंदर हीमोफीलिया का डोमिनेंट है या आपका वर्णांता जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन अगर मतलब डोमिनेंट है तो उनकी डेथ पहले ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो रिसेसिव की फॉर्म में हमारी पॉपुलेशन में मूव करते रहते हैं एज ए कैरियर। ना क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं। काफ़ी अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए, थोड़ा सा आपने देखो कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं टर्नर सिंड्रोम वगैरह के बारे में। देखते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज एन एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब एक प्रॉब्लम, क्रोमोसोम का नंबर हमारा जो है उसमें कोई ना, जैसे लाइक दैट ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें कोई मियोसिस हुई और इसमें कोई क्रोमोसोम जुड़ गया तो हमारे कितने थे गाइस, हमारे तो 46 थे। ठीक है, अब हमारे कितने हो गए, अब हमारे जो है 47 हो गए। देखिए 46 थे, 46 का मतलब होता है 44 प्लस, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, या 22 22 प्लस एक्स वाई। अब क्रोमोसोम मियोसिस हुई, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम और ऐड हो गया तो ये क्या हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n प्लस एक्स वाई प्लस 1 इस तरीके से। ठीक है, मतलब 47 हो गए। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे जो मतलब उन्हें हम एनोमलीज बोलते हैं। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनोमलीज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एब्रीविएशन। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन मतलब लॉस एंड गेन ऑफ 1 और मोर इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। तो गाइस जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, 3 प्रॉब्लम हमने लिखी, वेरी कॉमन एग्जाम में पूछी जाती है, टर्नर, क्लेनफेल्टर, डाउन एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम आपकी कैसी हैं, ये क्रोमोसोमल एनोमलीज के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। करेक्ट आंसर आपका होता है 13 का टी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। What is true about the anomalies due to chromosomal aberration in human or aneuploidy in humans? बात देखिए, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन कह लें या एन्यूप्लॉइडी कह लें, तो इस तरीके का जो रीजन है, ये एक फैक्टर है कि जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके बारे में कौन कौन सी बातें सही है। पहला है कि दिस में ड्यू टू ट्रांसलोकेशन आर नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस एंड माइटोसिस। ये जो होता है क्रोमोसोमल एब्रीवेशन होता है, क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक क्रोमोसोमल का जो मियोसिस होती है उस टाइम एक प्रॉब्लम होता है, क्रोमोसोम के जो पार्ट्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, या नॉन डिसजंक्शन की किसी का पार्ट टूट के दूसरा पार्ट ऐड हो जाए, कब, ये माइटोसिस डिवीजन, सेल डिवीजन या मियोसिस दोनों टाइम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकेंड पार्ट है दिस ऑफन हैव सीवियर फिनोटिपिक इफेक्ट। अगर क्रोमोसोमल एब्रीवेशन हमारी बॉडी में हो रहा है तो फिर हमारी बॉडी पे फैक्टर दिखेंगे जरूर, ये ध्यान है। ये आप सामान्यतया मतलब सीवियर फिनोटिपिक इफेक्ट, मतलब सीवियर का मतलब हुआ खतरनाक, डेंजरस, फिनोटिपिक इफेक्ट मतलब हमारी बॉडी पार्ट्स पे, हमारे पूरे शरीर पे ये चीज़ें हम कैरियर नहीं होंगे, ये बॉडी पे हमारी दिखेंगी एक्चुअल में। ठीक है, फिनोटिपिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखेंगे। नाउ ये जो प्रॉब्लम होती है डिसरप्ट जीन डोसेज, ये जीन का जो रियल कॉम्पोजिशन होता है मतलब उनका ट्रांसफ़र सही तरीके से उनके पेरेंट टू आपस में उसे ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है, इसे बोलते हैं डिसरप्ट जीन डोसेज। डोसेज का मतलब उसका अमाउंट जो ट्रांसफ़र हो रहा था अब वो उतना ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। एंड डी ऑल ऑफ दी होगा। तो आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में या क्रोमोसोमल एब्रीवेशन में ये तीनों बातें सही है कि ये ट्रांसलोकेशन या नॉन रिजेक्शन जो माइटोसिस मियोसिस के दौरान होता है तभी होते हैं, और इनका इफेक्ट अगर ये हो जाते हैं तो हमारी बॉडी पे इनका सीवियर फिनोटिपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा 100%। एंड दे अफेक्ट द डिसरप्ट या दे डिसरप्ट जीन डोसेज को हमारे डिसरप्ट कर देते हैं। जो ट्रांसफ़र ऑफ कंटेंट है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होता है वो भी मतलब डिसरप्ट मतलब ब्रेक हो जाएगा। मतलब या तो उससे कंटेंट ज़्यादा होएगा, जैसे 46 हुए तो 47 होंगे या 45 होंगे। ठीक है, या इनका जो 46 वाला है वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से मतलब कुल मिला के जीन डोसेज जो है एक बना बनाया पैटर्न जो है वो आपका डिस्टर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन क्लियर करने के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सही से। देखिए
किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फैक्ट अबाउट द जेनेटिक डिजीजेज एंड देयर इनहेरिटेंस पैटर्न, मतलब जेनेटिक डिजीज और उनका पैटर्न, मतलब उनके पेरेंट्स से वो आपस में कैसे मूव करती हैं उनके बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला पॉइंट है कि 30% ऑफ ऑल कंसेप्शन जो होता है ना सेक्स के दौरान जो कंसेप्शन होता है बच्चा पैदा करने के लिए, जो हम है ना कंसीव हो गया, तो जो 30% ऑफ ऑल कंसेप्शन स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट, ठीक है, जो उनका जो रीजन क्या होता है वो आपका यही होता है एनोप्लाइडी। आपने देखा होगा 7 महीने होगा 8 महीने बच्चा होता है वो आपका यूट्रस में मर जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, या बिल्कुल उस टाइम से पहले उसकी बर्थ होती है और वो डेथ बॉडी आती है। तो कहने का मतलब करीब 30% जो कंसेप्शन होते हैं वो आपका मिस कैरेज जैसे बोलते हैं, उसकी मेन वजह एनोप्लाइडी होती है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट है रेट ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का जो रेट है वो ह्यूमन में हाइयर होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन, जैसे रैबिट हो गया या दूसरे एनिमल्स हो गए, जो हमारा हॉर्स हो गया या काव या बुफेलो जो होती है, ये दूसरे जो हमारे छोटे छोटे मैमल्स होते हैं उनके कंपेयर में अगर देखा जाए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की जो रेट होती है वो ह्यूमन बींग में ज़्यादा होती है। उसकी सिंपल सी वजह है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैक्टर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमें अफेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा न्यूट्रिशन में बहुत वेरिएबिलिटी होती है, तो हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के केमिकल पहुँचते हैं। इसके अलावा हम सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि ये जो एनिमल हैं आप भी अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, नेचुरल चीज़ें खाते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का जो रिस्क है वो ह्यूमन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। एंड सी स्टेटमेंट है ओनली अबाउट 2% ऑफ ऑल फीटस विद क्रोमोसोम डिफेक्ट सर्वाइव टू बर्थ। देखिए करेक्ट, जो किसी को जैसे होता है ना अल्टीमेटली कहते 30% तो पहले ही वो ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर 2% की बर्थ हो गई और वो बाहर सही से आ गए मतलब, तो केवल 2% ही जिंदा रहते हैं, बाकी आपके 98% जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है, वो बाद में मर जाएगी। 2% जो बाद में आएगा डिफेक्ट क्या कह रहा है, ओनली 2% ऑफ ऑल फीटस विद एक क्रोमोसोम डिफेक्ट सर्वाइव टू बर्थ, मतलब बर्थ पे सर्वाइव कर पाएंगे केवल 2%, ठीक है, और ये भी बाद में मर जाते हैं, आपको बताएं। डी ऑल आती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है अबाउट द जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है ह्यूमन बींग्स में या जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं एनोप्लाइडी इन ह्यूमंस रिपोर्टेड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन गाइस। जो एनोप्लाइडी मतलब वही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, मतलब ये वाली कंडीशन हम बता रहे हैं आपको। देखिए 2x है ना, ये 2x+1 ये, या 22+x/-1 ये वाली कंडीशन, ये बोली जाती है एनोप्लाइडी। एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना या क्रोमोसोम का घट जाना, या तो 47 हो जाएंगे या 45 होगा, मतलब 46 की जगह पे जो भी है 46, 47 या 45, ठीक है। एनोप्लाइडी इन ह्यूमंस रिपोर्टेड। तो मोस्टली जो एनोप्लाइडी वाली प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे होती हैं, ऑटोसोम पे होती हैं, दोनों पे होती हैं, या बाई क्रोमोसोम पे होती है। तो करेक्ट आंसर सी है कि दोनों पे होती हैं। ये बात ध्यान रखना, दोनों पे होती हैं एनोप्लाइडी, सेक्स क्रोमोसोम भी इन्वॉल्व होते हैं और हमारे ऑटोसोम पे भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको बता दें क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम। जबकि डाउन सिंड्रोम जो है वो हमारे ऑटोसोम पे मतलब 21 क्रोमोसोम नंबर पे होता है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं मोस्ट कॉमन एन्यूप्लाइडी सीन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे ज़्यादा कॉमन एन्यूप्लाइडी जो होती है, अब देखिए उसी क्वेश्चन का उल्टा करा है कि पहले ने कहा दोनों पे होती है, मगर कह रहा है मोस्टली कहाँ पे दिखाई देती है। तो 17 का आंसर गाइस बी, ध्यान रखना है, ज़्यादातर सेक्स क्रोमोसोम पे होती है। अगर ये कहें क्वेश्चन समझिए, मोस्ट कॉमन एन्यूप्लाइडी सीन इन ह्यूमन बींग, तब आपका सेक्स क्रोमोसोम। अगर होती हैं जो ऊपर क्वेश्चन था 16, तब दोनों पे होती हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, सेक्स क्रोमोसोम पे आप पढ़ेंगे टर्नर और क्लेनफेल्टर, जबकि ऑटोसोम पे आप पढ़ेंगे डाउन वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, ये भी देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ट्रू अबाउट द एनोप्लाइडी इन ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम। देखिए जो एनोप्लाइडी प्रॉब्लम हमने बताया ना, ऑटोसोम पे भी होती हैं और सेक्स क्रोमोसोम पे, उनके रिगार्डिंग उनके संबंध में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, टर्नर एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम विद रिजल्ट एनोप्लाइडी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। हमने ऑलरेडी अभी तो बताया था ये आपको, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम इज द रिजल्ट ऑफ ऑटोसोमल एनोप्लाइडी, ये भी सही होगा। 2 स्टेटमेंट तो ऐसे सही होगा आपके, जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट और देखते हैं, एनोप्लाइडी ऑफ ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम इज बेटर टॉलरेटेड देन एनोप्लाइडी ऑटोसोमल। मतलब अगर सेक्स क्रोमोसोम पर ये प्रॉब्लम हो रही तो हम उसे आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे फिनोटाइप में जो प्रॉब्लम देखने के चांसेस हैं वो थोड़ा कम होंगे एज कम्पेयर टू अगर वो एनोप्लाइड हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर हो गए, मतलब 21 to 22 वाले उस पर, तब हम उन्हें टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, मतलब वो जल्दी से हमारी बॉडी पर उनके असर दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो फिनोटाइप होता है वो अफेक्ट होता है। एंड सी स्टेटमेंट देखिए, इंडिविजुअल्स विद एनोप्लाइडी इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स नॉट सर्वाइव मोस्टली वेयर देखो इंडिविजुअल विद एनोप्लाइडी इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर अगर एनोप्लाइडी हो रही है, जैसा कि डाउन सिंड्रोम में होता है, वो नॉट सर्वाइव, वैसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, ठीक है। वेयर एज सर्वाइव इन सेक्स, जबकि सेक्स क्रोमोसोम पर एनोप्लाइडी होती है तो वो एक
मतलब उनकी लाइफ होती है उनके अंदर, वो एक जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि आपने देखा डाउन सिंड्रोम रियल में ऑटोसोम वाला है, मगर वो भी जिंदा रहता है, मगर उसकी एक टाइम के बाद डेथ हो जाती है 13-14 साल या 15 साल में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एनोप्लाइडी विद ऑटोसोमल क्रोमोसोम नॉट सर्वाइव, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो हम ये बता रहे हैं डाउन सिंड्रोम जीता है, कुछ टाइम के बाद मर जाता है। और जो सेक्स क्रोमोसोम वाले हैं वो उनकी लाइफ कुछ हद तक सही होती है, वो लाइफ लीड करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका ए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, देखते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज कंसर्न विद द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देखिए हमने क्या बताया, आपका सेक्स क्रोमोसोम पे होता है, तो आपका 22 को हमने इस तरीके रिप्रेजेंट कर दिया ऑटोसोम का, प्लस आपका XY होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ कि जो बाई वाला क्रोमोसोम था मिस हो गया, मतलब गायब हो गया, उड़ गया। ठीक है, आपका क्या बन गया, 22 + X0 बन गया, ये 0 है, बाई की जगह पे 0 हो गया। अब क्रोमोसोम आपके पास कितने रहेगा गाइस, 46 का 45 रह गया। तो पहले सिस्टम को समझ लें, ये आपका टर्नर सिंड्रोम का वो है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम आपका, ये टर्नर सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स है। अब टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसके कुछ फीचर्स, जैसे बेब्ड नेक जो होती है गर्दन, उसमें फोल्डेड हो जाती है बहुत सारे। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है उसका। इसके अलावा मोनोसोमिक एनुप्लॉइड कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये 2 थे ना, ये डिप्लॉइड थे, अभी कैसे रहेगा, इसमें केवल एक क्रोमोसोम ही तो लॉस हुआ, एक का मतलब मोनोसोमिक एनुप्लॉइड भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट से है, इंडिविजुअल्स विद सच डिसऑर्डर इनहेरिट ए सिंगल एक्स क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2 सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे इंडिविजुअल में केवल एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। देखिए 22 तो ऑटोसोम से, अब हमने क्या बताया, 22 0 हो गया, तो ऐसे क्रोमोसोम केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक सेक्स क्रोमोसोम कौन सा रहेगा, केवल एक्स रहेगा इनके पास। तो कह रहे हैं इंडिविजुअल विद सच डिसऑर्डर इनहेरिट ए सिंगल एक्स क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2 सेक्स क्रोमोसोम। अब इसके बाद 2 क्रोमोसोम रह ही नहीं गया, एक रह गया। ठीक है, दीज आर मोनोसोमिक्स, ये पहले बता चुके हैं, ये मोनोसोमिक्स होते हैं, मतलब एक ही प्रॉब्लम होती है केवल मोनोसोमिक। ये रिपीट हो गया सेंटेंस, समझ सकते हैं। ये आपका डी स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव एंड करेक्ट भी यही होगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप कोड समझ लें, इसे ऐसे करके हम लिख सकते हैं X0। ठीक है, ये होगा, तो ये कितना रहेगा क्रोमोसोम, यहाँ 45 रहेगा, 45 का मतलब एक कमी आई, तो मोनोसोमिक होगा ये ना। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम द नंबर ऑफ बार बॉडीज बिलीव। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी ग्रेट क्वेश्चन। देखिए आपने सुना होगा जो बार बॉडीज होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन से बनती हैं। ठीक है, एक्स। अब होता क्या है कि जो टर्नर सिंड्रोम में क्या कंडीशन थी, 22 + XY। अब यहाँ बाई क्रोमोसोम तो मतलब ख़राब हो गया, इनके पास केवल कितना रह गया, एक एक्स क्रोमोसोम रह गया। अगर ये बार बॉडी में ख़त्म हो जाए तो ये बंदा सेक्सुअलिटी ही खत्म हो जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। पहले क्या था, इसके बाई भी था और एक्स भी था। तो टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास एक बार बॉडी हो सकती है, अगर हमारा एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेशन, तो बाई से हम सेक्सुअल को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। अब यहाँ बाई तो हो गया 0, इसका बाई तो लूज हो गया था मोनोसोमिक में। अब इसके पास क्या बता, 22 + X बचा, तो इसका मतलब ये जो X अगर बार बॉडी में कन्वर्ट हो गया तो ये तो इसका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ बार बॉडी का नंबर, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें बार बॉडी का नंबर क्या होगा, 0 होगा, एक भी बार बॉडी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उनके पास अब केवल सिंगल एक्स क्रोमोसोम ही रह गया, वो बार बॉडी में कन्वर्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। अगर बाई वाला होता तो बाई रिप्रेजेंटिंग सेक्स क्रोमोसोम, एक्स में भी कन्वर्टेड इनटू बार बॉडी, सो ओनली हियर एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट और दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बार बॉडी। तो बार बॉडी यहाँ पे कितनी होगी टर्नर सिंड्रोम में, 0। तो इस तरीके से आपने देखा ये 20 क्वेश्चन है जो कि आपके डिफरेंट टाइप के जेनेटिक सिंड्रोम से रिलेटेड थे। थैंक यू वेरी मच गाइज।